इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो बायोलॉजी का पेपर है। ठीक है, ओके। पेपर कोड है 348 BCL है। ओके, सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सभी स्कूलों में देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए। आपका पूछा जा रहा है कि सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। स्पर्धी अपवर्तन का नियम किसने दिया था? तो स्पर्धी जो अपवर्जन था, उसका नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गॉस। गॉस ने क्या किया था? प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डीएनए अंगुली छाप जो थी, ठीक है, जिसको हम लोग फिंगरप्रिंट में किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना, आपका हो जाएगा सर्दन ब्लास्ट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया की सबसे घातक प्रजाति कौन सी है? मलेरिया की सबसे घातक जो प्रजाति है वो कौन सी है? तो देखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वन वाला आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो बिडाल टेस्ट किस बीमारी के निदान में उपयोग किया जाता है? तो बिडाल जो टेस्ट होता है, ध्यान से देखिएगा, ये टाइफाइड होता है उसके निदान में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। मतलब टेस्ट करने के लिए हम लोग बिडाल टेस्ट का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन है अति लघु उत्तरी प्रश्न। तो अति लघु उत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न आपका है, शुक्राणु शुक्राणु जनन आपका क्या है? इसको बताना है। दूसरा आपका है, समजात क्या होते हैं? इसके उदाहरण देना है। तीसरा, अस्थि मज्जा के दो कार्य लिखना है। किण्वित पेय के दो उदाहरण दीजिए। एक आपका जो है खरपतवार का नाम लिखिए। और यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, इसका सारा आंसर हम लोग एक साथ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। उन्नयन के दो कार्य लिखिए। संक्रामक रोगों को नियंत्रण के लिए दो विधियाँ लिखिए। कोशिका माध्यता प्रतिरक्षा क्या है? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बायोपायरेसी क्या है? तो इन सभी का आंसर हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। तो पहला का आंसर आप लोग देख सकते हैं, जो आपका था शुक्राणु जनन क्या होता है। तो इसका आंसर हम यहाँ पर लेकर आए, शुक्राणु जनन हेडिंग लिख लेंगे आप लोग। तो इसका लिख सकते हैं आप लोग, शुक्राणु जनन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें वृषण की जनन उपकला कोशिकाओं से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन और कोशिका विभेदन शामिल होता है। तो पहला आपका ये हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा, समजात क्या होता है? इसका उदाहरण लिखना है, उदाहरण सहित लिखना है। उदाहरण सहित आपको क्या करना है? लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारा। तो समजात एक ऐसी स्थिति है जिसमें विभिन्न जीवों के अंग संरचनात्मक रूप से समान होते हैं और उनकी उत्पत्ति एक सामान्य पूर्वज से होती है, भले ही उनके कार्य क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं उदाहरण में, मनुष्यों के हाथ, चमगादड़ के पंख और व्हेल के फ्लिपर की जो मूल संरचना समान होती है, लेकिन वे क्या होते हैं? लेकिन वे विभिन्न कार्यों जैसे पकड़ना, उड़ना, तैरना के लिए अनुकूल होते हैं। जैसे मानो जो होता है पकड़ने का काम करता है, और जो क्या होती है, जो आपकी चमगादड़ जो होती है उड़ने का कार्य करती है, और जो व्हेल मछली होती है वो क्या होती है? तैरने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका था अस्थि मज्जा के दो कार्य लिखिए। तो अस्थि मज्जा के कार्य हो जाएगा, अस्थि मज्जा के कार्य। तो अस्थि मज्जा के दो प्रमुख निम्न कार्य हैं। पहला अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये लाल रक्त कोशिकाओं में सफ़ेद कोशिकाओं और प्लेटलेट सहित सभी प्रकार की रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है। दूसरा होता है, यह वसा ऊतक और अस्थि कोशिकाओं का निर्माण में भी क्या होता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बस इतना ही लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कड़ा किण्वित पेय के दो उदाहरण दीजिए। किण्वित पेय के आपके हो जाएंगे दो उदाहरण निम्नलिखित है। एक बियर होता है, एक वाइन होता है। ठीक है ना, एक किण्वित होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न आपका है, एक खरपतवार का नाम लिखिए। तो खरपतवार का जो नाम हो जाएगा, ठीक है ना, एक सामान्य खरपतवार का जो नाम होता है गाजर घास, जिसका आपका रासायनिक नाम होता पार्थेनियम है। अगला क्वेश्चन आपका है, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाना है। तो चित्र आप लोग बना लेंगे शुक्राणु वाला। ठीक है,
तो मानव शुक्राणु की संरचना में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। एक सिर होता है, इसमें एक अगुणित नाभिक और एक एक्रोसोम होता है। गर्दन होता है, सिर और मध्य भाग को जोड़ता है। मध्य भाग जो होता है इसमें ऊर्जा उत्पादन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। पूंछ होता है जो प्रगतिशील प्रदान करता है। ओके ना, तो ये टोटल थे। नेक्स्ट आंसर देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है उन्नायक, जिसको हम लोग प्रोमोटर के 2 कार्य लिखना है। तो उन्नायक के कार्य, तो उन्नायक के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? ये उस स्थान को निर्धारित करता है जहाँ आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है और प्रतिलेखन शुरू करता है। दूसरा है ये जीन अभिव्यक्ति की दिशा और दर को क्या करता है, नियंत्रित करने में मदद करता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न जो था, संक्रामक रोगों के नियंत्रण की 2 विधियां लिखना था। तो संक्रामक रोगों के नियंत्रण की विधियां हैं। संक्रामक रोग के नियंत्रण के लिए 2 विधियां निम्नलिखित। पहला है आपका टीकाकरण। तो टीकाकरण में क्या बताएंगे, विशिष्ट रोगों के खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित करने के लिए एक टीके लगवाना। दूसरा स्वच्छता है, व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता बनाए रखना, जैसे हाथ धोना और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करना। तो ये टोटल आपका क्या है, संक्रामक रोगों की 2 विधियां हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उसके बाद आपका प्रश्न है कोशिका माध्यता प्रतिरक्षा, मतलब CMI कहते हैं इसको, क्या होती है। ठीक है, CMI मतलब आपका होता है सेल मेडिटेड इम्यूनिटी। ठीक है ना, मतलब इसको हम लोग प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा होता है जिसमें T लिम्फोसाइट शामिल होते हैं। यह क्या होता है, एक एंटीबॉडी के बजाय सीधे संक्रमित कोशिकाओं जैसे कैंसर कोशिकाओं या बाहरी ऊतकों को नष्ट करके रोगजनकों से क्या होती है, लड़ती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोपायरेसी क्या है। तो बायोपायरेसी से तात्पर्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों या अन्य संगठनों द्वारा किसी देश या लोगों के जैविक संसाधनों, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं आनुवंशिक सामग्री, पारंपरिक ज्ञान का अनधिकृत उपयोग करना और बिना उचित मुआवजों के उनका पेटेंट कराना है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोपायरेसी कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर कहा जा रहा है कि त्रिसंलयन क्या है और उसके बाद अपरा क्या है, अपरा के कार्य को संक्षेप में लिखना है। बहुजीनी वंशागत क्या होता है, उदाहरण लिखना है। परीक्षार्थी संक्रमण का आरेखी प्रतिरूपण देना है। परीक्षार्थी संक्रमण क्यों कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक वर्ण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वी लसीकाणु और टी लसीकाणु के क्या कार्य हैं। एलर्जी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। फिर पोषी स्तर क्या होते हैं, एक परितंत्र में विभिन्न प्रकार के पोषी स्तर को क्या करना, समझाना है। उसके बाद आपका है, इसका सारा आंसर हम लोग एक साथ देख लेंगे। पूर्ण सशक्ता क्या है, सूक्ष्म प्रबंधन पर एक टिप्पणी लिखना है। उसके बाद है प्रतिरक्षी अणु की संरचना और प्रतिरक्षियों के कार्य का वर्णन करना है। फिर आपका है जीन चिकित्सा क्या है, एजिनोसिन डीएमिनेज मतलब एडीएन हम की कमी का उदाहरण देते हुए आपको क्या करना है, समझाना है। फिर अगला है पौधों में कीट परागण की क्रिया सहोपकारिता का उत्कृष्ट उदाहरण है, इसे समझाना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाजन क्या है, आरेखित निरूपण की सहायता से अंडाजन की प्रक्रिया को समझाना है। फिर आपका है विनिर्माण संरक्षण क्या होता है, किशोरों को ड्रग या एल्कोहल के सेवन के लिए क्या प्रेरित करता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, ये बताना है। फिर अनुकूल विकिरण क्या है, ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपिलियल प्रणालियों का उदाहरण देते हुए समझाना है कि अनुकूल विकिरण किस प्रकार अभिसारी विकास में सहायक है। अथवा आपका है यहाँ पर पुनर्योगज डीएनए तकनीकी क्या है, इस तकनीकी का उपयोग चिकित्सा विज्ञान और कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार किया जाता है। तो ये टोटल क्वेश्चन थे, तो इसका हम लोग आंसर क्या करते हैं, देखते हैं। त्रिसंलयन क्या है, देख लेते हैं। त्रिसंलयन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो पौधों में होता है। यह प्रतिक्रिया तब होती है जब एक पुरुष गमेट, जिसको हम लोग पुंजन, एक अंडाणु ओवाम के साथ मिलकर एक जीगोट क्या करता, बनाता है। और दूसरा जो पुरुष होता है गमेट 2 पाल नाभिकों के साथ मिलकर एक ट्रिप्लाइड सेल क्या करता, बनाता है। उसी को हम लोग त्रिसंलयन कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा है जो, उसको देख लेते हैं। अपरा क्या होता है, अपरा के 2 कार्य मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका। अपरा वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचता रहता है और जिससे
भ्रूण की वृद्धि होती है। यह अंग मादा और भ्रूण के शरीर में संबंध स्थापित करने वाला है। अपराग कई हार्मोन का उत्पादन करता है जो गर्भाशय और भ्रूण के विकास के रख रखाव के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग बात करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, मानोकोरियोनिक, गोनेडोट्रिपिन, ठीक है ना। और मानो अपरा जो होता है लैक्टोजन, यह अंतःस्रावी श्वसन और चयापचय जैसे कई कार्य क्या होता है करता है। क्लियर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। बहुजीनी वंशागति क्या होती है, एक उदाहरण देना है। तो बहुजीनी वंशागति जो होती है वह प्रक्रिया है जिसमें एक विशेष लक्षण को कई जीन मिलकर नियंत्रित करते हैं। और इसका एक उदाहरण मानव की त्वचा का रंग, ऊंचाई और आंख का रंग होता है। इसमें जैसे होता परिवर्तन होता रहता है। परीक्षार्थ संकरण का आरेखी प्रतिरूपण दीजिए। परीक्षार्थी संकरण क्यों कराया जाता है ये बताना। तो हम लोग परीक्षार्थ संकरण परीक्षार्थ करने का जानते हैं। यदि हम लोग बात करेंगे सभी F1 संतत प्रभावी लक्षण दिखती है तो अज्ञात जनक जो होता है समयुग्मजीय प्रभावी होता है। और यदि F1 जो संतत होता है प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण दिखाती हैं तो अज्ञात जनक जो होता है विषम युग्मजीय होता है। तो ये हमारा सिंपल सा था। अगला प्रश्न जो था हमारा प्राकृतिक वर्ण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। तो प्राकृतिक वर्ण जो होता है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पर्यावरण के लिए बेहतर अनुकूल जीव जीवित रहते हैं और अधिक संतान उत्पन्न करते हैं। यह विकास एक महत्वपूर्ण तंत्र है जैसा कि चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी लस्काड़ू और टी लस्काड़ू के कार्य लिखना है। ठीक है। बी लस्काड़ू और टी लस्काड़ू जो होता है, बी लस्काड़ू जो होता है एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं। एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं जो विशिष्ट रोग जनकों को लक्षित और बेअसर करते हैं। टी लस्काड़ू जो होते हैं सीधे संक्रमित कोशिकाओं को मारते हैं और प्रतिरक्षा प्रक्रिया को विनियमित करने में मदद करते हैं। एलर्जी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो एलर्जी प्रतिरक्षा प्रणाली की एक अति संवेदनशील प्रतिक्रिया है जो आमतौर पर हानि रहित पदार्थों जैसे परागण, धूल या कुछ खाद्य पदार्थ के संपर्क में आने पर होती है। एलर्जी ऐसे ही फैलती है। इस प्रक्रिया से हिस्टामाइन जैसे रसायनों का स्राव होता है जिससे खुजली, सूजन और अन्य क्या होते हैं लक्षण होते हैं। का प्रश्न है सुनना। पोषी स्तर क्या होता है, ये गलत सब लोग लिखे थे, ध्यान से देख लेना। पोषी स्तर क्या होता है, एक पारितंत्र में विभिन्न प्रकार के पोषी स्तर को समझाइए। तो पोषी स्तर जो होता है एक पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं में एक जीव की स्थिति प्रतिनिधित्व करता है। तो जीव किस प्रकार जीवित रहते हैं, ठीक है ना, उनका मतलब क्रम कैसे चलता है। विभिन्न प्रकार के पोषी स्तर होता है। पहला होता है उत्पादक होता है, ठीक है ना। तो उत्पादक में क्या होते हैं हरे पेड़ पौधे और क्या होते हैं शैवाल आते हैं उत्पादक, ठीक है ना। जो हमारे पोषी स्तर में प्रथम जो होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्रथम जो होता है, प्रथम को हम लोग उत्पादक कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है हमारा प्राथमिक उपभोक्ता होता है, ठीक है ना। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, जो शाकाहारी जो होता है, ठीक है ना, उत्पादकों को जो खाता है। किसको खाता है, उत्पादकों को, जो हर एक मतलब घास को जो खाएगा, ठीक है ना, जो किसको खाता है, जो घासों को खाता है वो प्राथमिक उत्पादकता होता है। जैसे कौन खाता है घास को, टिड्डा खाता है, ठीक है ना। ये वाला क्रम ले लो। अगर हम लोग श्रृंखला के ऐसा भूमि के अनुसार बात करते हैं तो बकरी होती है, ठीक है ना, आपका हिरन हो जाएगा, हिरन भी बकरी हो जाएगा, सीधा हिरन हो जाएगा, खरगोश हो सकता है, ठीक है ना। ये लोग हरे हरे घास खाते हैं, ये प्राथमिक में आते हैं, ठीक है ना। मतलब द्वितीय उत्पादक है, द्वितीय वाला में, ठीक है ना। अब लोग बात करते हैं द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं, जो मांसाहारी जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो, जैसे हमने कहा कि घास को कौन खाया, टिड्डा खाया। टिड्डा को कौन खाया, मेढक खा लिया या छिपकली खा ली, ठीक है ना, आज समझ में। तो ये हमारे क्या होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। मांसाहारी जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं उसी को हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। अब इनको जो खाएगा उसको हम लोग तृतीयक उपभोक्ता कहेंगे, ठीक है ना। तो मांसाहारी जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है ना। इसमें कौन आता है, मानव आता है, शेर आ जाएगा, बाघ आ जाएगा, शेर बाघ आता है, ठीक है ना, जिनको क्या करता है ये खाते हैं, ठीक है। यही प्रथम पोषी स्तर होते हैं। पूर्ण सशक्तता क्या है, सूक्ष्म प्रवर्धन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पूर्ण सशक्तता क्या है और सूक्ष्म प्रवर्धन पे क्या करना है टिप्पणी लिखना है। तो पूर्ण सशक्तता एक एकल कोशिका है, ठीक है। पूर्ण सशक्तता क्या होती है, एक एकल कोशिका होती है, ठीक है ना। जैसे एक पौधे की कोशिका
की क्षमता है जिससे पूरे जीव को पुनर्जीवित किया जा सकता है। मतलब कह रहा ये है कि पूर्ण सशक्त एक ऐसी एकल कोशिका है जो पूरे जीव को क्या कर सकता, पुनर्जीवित किया जा सकता है। इसमें और बताएंगे। दूसरी बात ये करा कि सूक्ष्म प्रवर्धन एक ऊतक संवर्धन तकनीक है जो पूर्ण सशक्तता का उपयोग करके एक नए मूल पौधे के छोटे टुकड़े से बड़ी संख्या में आनुवंशिक रूप से समान पौधे पैदा कर सकती है। जैसे हम लोग बात किए दो, एक पूर्ण सशक्तता क्या होती है, जैसे एक यह एक एकल कोश की पौधा है, ठीक है ना, जो अगर कोई भी पौधा क्या हो गया, मर गया, मतलब सूख गया है, तो उसको जीवित कर सकता है, हरा भरा कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है, ये क्या होता है, सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है, हमने बताया, ठीक है ना। ये जो आपका एक छोटा सा पौधे का जो बीज होता है ना, उसे बड़ा करने में क्या करता है, अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रश्न है, ठीक है, प्रतिरक्षी अणु की संरचना और प्रतिरक्षियों के कार्यों का क्या करना है, वर्णन करना है। तो प्रतिरक्षी अणु की संरचना और उसके कार्य हम लोग हेडिंग लिख के उसके बाद बात करेंगे। इसकी संरचना पूछ रहा है, तो एक प्रतिरक्षी जो अणु होता है जिसकी एंटीबॉडी में दो भारी एक होता है यच और दो हल्की, हमने कहा कि दो भारी, भारी में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना, एच होगा, और दो हल्की एल, एल का मतलब लिक्विड, ठीक है ना। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, हमने कहा कि दो भारी क्या होंगे, एच होंगे, और दो हल्की क्या होंगे, एल होंगे, ठीक है ना। जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती हैं जो वाई आकार की संरचना बनाती हैं, इसमें परिवर्तनी और स्थिर क्षेत्र होते हैं। एक लाइन पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। इसके कार्य क्या होते हैं, प्रतिरक्षी का मतलब क्या होता है, ये रोग जनको, जैसे हमारे अंदर कोई भी रोग है, ठीक है ना, जैसे बैक्टीरिया बात कर ले और वायरस बात कर ले, हमारे अंदर अगर आता है ना तो कहते हैं हमको एंटीबॉडी दीजिए, दुकान पे जाते हैं तो कहते हैं ना हमको एंटीबॉडी दीजिए, ठीक ना, जल्दी से। एंटीबॉडी का मतलब जो आपके शरीर में जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, तुरंत उस पर क्या करे, धावा बोल दे सब, ठीक है ना, और तुरंत धावा बोल के उसको मार दे और आप क्या हो जाए, तभी ठीक होते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर हो रही है। वही कह रहा है कि प्रतिरक्षी रोगजन को, जैसे हमने बात कर लिया, बैक्टीरिया और वायरस को पहचानते हैं और उनसे उनसे क्या करते हैं, बनते हैं, जिनसे उन्हें बेअसर कर दिया जाता है, ठीक है ना। जो मतलब जैसे ही क्या करते हैं, दवा हम लोग खाते हैं, ठीक है ना, तो जैसे शरीर के अंदर जाता है तो जो बैक्टीरिया धावा बोले जाती है हमारे शरीर के ऊपर, उनको क्या कर देते हैं वो लोग, बेअसर कर देते हैं, ठीक है ना। या प्रतिरक्षी प्रणाली की अन्य कोशिकाओं द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, इसी को हम लोग प्रतिरक्षी कहते हैं, ठीक है। डायग्राम नहीं इसका। अगला प्रश्न है इसमें, जीन चिकित्सा क्या है। जीन जानते हैं हम लोग, एडेनोसिन डीएमिनेज, ठीक ना, की कमी का उदाहरण देते हुए समझाना है। तो जीन चिकित्सा क्या होता है, तो जीन चिकित्सा आनुवांशिक दोषों को ठीक करने के लिए व्यक्ति की कोशिकाओं में कार्यरत जीन डालने की एक तकनीकी है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं एडीए की कमी का उदाहरण क्या होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं एडीए की कमी एक गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा कमी है जिसको हम लोग SCID कहते हैं, का कारण बनती है। जीन चिकित्सा में रोगी के फिम्पोसाइट को जो शरीर से बाहर निकालता है और एक कार्यात्मक एडीएनए जीन डाला जाता है और फिर उन कोशिकाओं को वापस रोगी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि पौधों में कीट परागण की प्रक्रिया समझाना, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको बता दिए, सब यही आते हैं। तो कीट परागण में सहोकारिता क्या होता है, देखो कीट परागण में जो सहोकारिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण होता है, क्योंकि दोनों भागीदारियों का लाभ होता है। जैसे पौधों का लाभ, कीट परागण को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाते हैं जिससे परागण और प्रजनन सुनिश्चित होता है, ठीक है ना, ये हम लोग जानते हैं ना। परागण जब एक फूल को दूसरे फूल के पास कराएंगे तो वो उसमें परागण की क्रिया होती है। कीटों को लाभ क्या होता है, कीट इस प्रक्रिया के दौरान फूलों से अमृत, अमृत का मतलब होता है नेक्टर, उसमें जो का रस जो प्रदान करते हैं, परागण के रूप में भोजन प्राप्त करते हैं। कीट को क्या होता है, भोजन प्राप्त होता है, ठीक है ना। कीटों को अच्छा मतलब कीट परागण लोग करते हैं पौधों में, तो उनको लाभ क्या होता है, वही तो पूछ रहा। एक पौधे को दूसरे पौधे तक ले जाते हैं लोग, ठीक है ना, तो कीटों को क्या होता है, भोजन प्राप्त होता है, उनको लाभ हो गया और उसको भी लाभ हो गया, उसमें क्या सी क्रिया हो गई, प्रजनन की क्रिया हो गई, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न है कि अंडजनन क्या होता है, आरेखित निरूपण की सहायता से अंडजनन की प्रक्रिया क्या करना समझाना। तो अंडजनन क्या होता है, ध्यान से देखो, कह रहा है कि अंडजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मादा जो युग्मक होता है, जिसको उसके जो अंडाणु होते हैं अंडाशय में क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इस छोटी छोटी चीज़ें ये तो याद हो जाएगा। इसका आरेखी निरूपण संक्षेप देना है तो ओगिनो होता है, टूयन जो होता है, मिटोसिस होता है, जो उसके बाद तब आपका प्राइमरी ओसिटो टूयन क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। इसका रिएक्शन होता है।
विनिवर्तन संलक्षण मतलब इसको हम लोग कहते हैं सिंड्रोम क्या है, किशोरों को ड्रग या एल्कोहल के सेवन के लिए क्या प्रेरित करता है, इससे कैसे बचाया जा सकता है। तुम भी पी रहे थे, दिन देख रहे थे। विनिवर्तन संलक्षण क्या होता है, तो देख लो। विनिवर्तन संरक्षण जो होता है शारीरिक और मानसिक लक्षणों का एक समूह होता है जो तब होता है जब कोई व्यक्ति जो ड्रग्स या एल्कोहल पर क्या होता है, निर्भर होता है, ठीक है ना। ये तकनीकी शहरों में ज़्यादा होती है। अचानक उनका उपयोग बंद कर देना या कम कर देता है तो इंसान की मौत हो जाए। ड्रग्स ले रहे हो, ठीक है ना, एक या कम कर दिए या तो बंद कर दिए, ठीक है ना, एक बार लत लग जाएगी तो दिक्कत होगा। प्रेरणा इसकी क्या है, कैसे किस प्रकार बचाया जाए, तो किशोरों को अक्सर सहकर्मी दबाव, जिज्ञासा, तनाव से राहत पाने की इच्छा या मीडिया के प्रभाव के कारण ड्रग या अल्कोहल का सेवन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसका बचाव कैसे है, इससे बचने के लिए शिक्षा चाहिए, ठीक है ना। आप शिक्षित रहेंगे तो ड्रग्स का सेवन नहीं करेंगे। तो शिक्षित नहीं लोग होते हैं ना, आज समझ में। तो पढ़ने वाले लड़के कहाँ, वही ड्रग्स लेते हैं जो घुमक्कड़ होते हैं, जो अपाची से आएंगे लोग, 4 व्हीलर से आएंगे, घूमेंगे सर, ठीक है ना। मजबूत जो होता पारिवारिक समर्थन, स्वास्थ्य मुकाबला तंत्र सिखाना और सकारात्मक गतिविधियों में शामिल होना महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला प्रश्न ये कहा जा रहा है कि अनुकूल विकिरण विकिरण क्या है। ऑस्ट्रेलिया जो है, ये देखो बोर्ड पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियाई जो मार्सुपिया है, पीयल जो है, जिसको हम लोग शिशुधानी कहते हैं, प्राणियों का उदाहरण देते हुए समझाइए कि अनुकूल विकिरण किस प्रकार का अभिसारी विकास में सहायक है। तो अनुकूल विकिरण होता क्या है ये जानते हैं। अनुकूल विकिरण एक विकासवादी प्रक्रिया है जिसमें एक सामान्य पूर्वज से विभिन्न प्रजातियां तेजी से क्या होती हैं, विकसित होती हैं, जो विभिन्न पारिस्थितिकी आपका निचेस के अनुकूल होती हैं। जैसे बात हो रही है कि अनुकूल विकिरण जो होता है एक विकासवादी प्रक्रिया होती है, ठीक है ना, जिसमें एक सामान्य पूर्वज से विभिन्न प्रजातियां क्या होती हैं, तेजी से विकसित होती हैं। इसके बात करते हैं जो ऑस्ट्रेलियाई जो है मुर्सपियल्स का उदाहरण क्या है, ठीक है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई के मुर्सपियल्स, जैसे हम लोग बात करते हैं कंगारू, ठीक है ना, कोआला, ओम्बैट, ठीक है ना, एक प्रकार के जीव लोग हैं, ठीक है ना, जानते हैं आप लोग, एक सामान्य पूर्वज से विकसित हुए हैं और विभिन्न आवासों के अनुकूल हो गए हैं, जिससे कई प्रजातियां बन गई हैं। अभिसारी विकास में सहायता क्या है। अभिसारी विकास तब तक होता है जब अलग अलग पूर्वजों वाले जीव समान वातावरण के जवाब में समान लक्षण विकसित करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई जो आपका मार्सुपियल्स और प्लेसेंट स्तनधारी के उदाहरण में दोनों समूहों में समान जीवन शैली, जैसे हम लोग बात करते हैं मांसाहारी और शाकाहारी के लिए स्वतंत्र रूप से समान शारीरिक संरचनाएं विकसित की जाती हैं, जो दर्शाती हैं कि अनुकूल विकिरण अभिसारी विकसित विकास में कैसे योगदान देता है। पेपर तो भेज देना व्हाट्सएप पे, तुम्हारे देखना चाहिए था। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी क्या है। इस तकनीकी का उपयोग करके चिकित्सा विज्ञान और कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार किया जा रहा है। तो हेडिंग लिख लीजिएगा, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी, जिसको हम लोग आरडीएनए, एक आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीकी है जिसमें विभिन्न स्रोतों से डीएनए के टुकड़ों को जोड़कर एक नया संकर डीएनए अणु बनाया जाता है। उसके बाद चिकित्सा विज्ञान में उपयोग। इस तकनीकी का उपयोग करके हम लोग इंसुलिन, वृद्धि हार्मोन और टीका जैसे महत्वपूर्ण प्रोटीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किया जाता है। कृषि में उपयोग। कृषि में इसका उपयोग कीट प्रतिरोधी, जैसे हम लोग बीटी के पास कहते हैं, और शाकनाशी सहिष्णु फसलों को बनाने के लिए किया जाता है, जिससे उपज बढ़ती है और कीटनाशकों पर निर्भर कम होती है।